हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे विद चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस स्टडीज क्लास 12 कॉमर्स सीबीएसई बोर्ड। इंट्रोडक्शन। आफ्टर प्लानिंग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद जो सेकेंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आता है, जो बहुत ही एसेंशियल होता है, वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, एक्टिविटीज को डिफाइन करते हैं और उन्हें ग्रुप में करते हैं कि कब कैसे क्या चीजें होगी। उन चीजों को हम बेटर वे में डिस्क्राइब करते हैं। assigning responsibilities and establishing authority relationships to achieve organizational goals effectively। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट रहे हैं, जिम्मेदारियां बांट रहे हैं, एस्टैब्लिश कर रहे हैं, अथॉरिटीज लोगों को दे रहे हैं और उसी के बेसिस पर हम ये प्रॉपर रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रन कर रहे हैं ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इफेक्टिवली अचीव कर सकें, बेहतर तरीके से अचीव कर सकें। तो प्लानिंग तो हमने देखा पिछले चैप्टर में ही, एक कोर्स ऑफ एक्शंस है जो फ्रेम किए जा रहे हैं, डिजाइन किए जा रहे हैं, जिनके हिसाब से आगे काम होगा। उन्हीं कोर्स ऑफ एक्शंस को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है कि कब कौन सा काम होगा, कब कौन सा काम कौन करेगा, उसको बेहतर तरीके से प्लेस किया जाता है। एंड इसी अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। जहां पर प्लान के कोर्स ऑफ एक्शंस जो है वो प्रॉपर सीक्वेंशियली अरेंज किए जाते हैं, जिस रिगार्डिंग काम होगा और उसके बेसिस पे काम किया जाता है। फिर आता है हमारे पास मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज। कि क्या एक्टिविटीज होंगी, उन्हें आइडेंटिफाई करना, पता करना और उन्हें ग्रुपिंग करना, उन्हें एक साथ लेकर आना ताकि हमें आसानी हो सके, हम उसके हिसाब से काम कर सकें। फिर आता है असाइनिंग टास्क टू इंडिविजुअल्स। प्लानिंग में क्या, ऑर्गेनाइजिंग में क्या किया जाता है कि जो टास्क हमने डिसाइड किए हैं उन टास्क को हमें इंडिविजुअल से कब और कैसे कराने। फिर आता है डिफाइनिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है कि हम अथॉरिटीज डिसाइड करते हैं कि कौन काम करेगा एंड कौन काम कैसे कराएगा, किसके पास क्या जिम्मेदारियां होंगी एंड किसके पास कौन सी अथॉरिटी होगी, किसके बेसिस से वो काम देख सकेंगे एंड उस काम को प्रॉपर तरीके से करवा सकेंगे। Establishing relationships to ensure smooth coordination and execution। ऑर्गेनाइजिंग में हम फोकस करते हैं कि रिलेशनशिप प्रॉपरली मेंटेन हो ताकि लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रॉपरली वेल कोऑर्डिनेटेड हो। जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो काम का परफॉर्मेंस भी हमेशा बेहतर होगा। एग्जाम्पल, इमेजिन अ स्कूल ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन। एक स्कूल है जो एक एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहा है। द प्रिंसिपल असाइन ड्यूटीज टू टीचर। प्रिंसिपल का काम है कि वो अलग अलग ड्यूटीज अलग अलग टीचर्स को असाइन करते हैं, लाइक स्टेज डेकोरेशन, स्टूडेंट मैनेजमेंट, रिफ्रेशमेंट्स एक्सेट्रा। तो ये कुछ काम है जिनको प्रिंसिपल अलग अलग टीचर्स को सौंपेंगे एंड उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे ताकि वो काम को हैंडल कर सके। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रिंसिपल ने बांट दी है, लेकिन मेन अथॉरिटी काम देने की किसके पास है, प्रिंसिपल के पास है। तो रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, टीचर्स होंगे एंड अथॉरिटेटिव कौन होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल होंगे। Each teacher know what to do, whom to report and how to coordinate। तो हर टीचर को पता है कि उन्हें क्या करना है, उन्हें अपना काम जो वो कर रहे हैं उसको रिपोर्ट किसे करना है एंड एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कैसे करना है ताकि सबका काम बेहतर हो सके एंड उस इवेंट को, उस प्रोग्राम को वो सक्सेसफुल बना सके। दैट्स ऑर्गेनाइजिंग इन एक्शन। तो यही एक्चुअल में ऑर्गेनाइजिंग होता है, प्लान होता है कि जो प्लान था उसको आपने सीक्वेंशियली कन्वर्ट कर दिया एंड उस सीक्वेंस में लोगों को हायर कर दिया, लोगों को बता दिया कि भाई आपका काम क्या होगा एंड वो काम को आपको किस तरीके से करना है, किससे कोऑर्डिनेट करना है, प्रॉपर रिलेशनशिप्स मेंटेन करनी है ताकि वो इवेंट या प्रोग्राम सक्सेसफुल हो सके। Steps in the process of organizing: identification and division of work, breaking down the total work into smaller tasks। अब काम है, काम कितना बड़ा है, काम कैसा है, वो हम देखेंगे एंड उसी काम को हम अलग अलग टास्क में डिवाइड कर लेंगे। अब उस डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से हम अलग अलग लोगों को वो काम सौंप देंगे ताकि वो काम सक्सेसफुली किया जा सके। Ensure specialization and avoids duplication। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही काम दो लोगों को नहीं सौंपा जाता,
एक काम पर्टिकुलरली एक ही पर्सन को दिया जाता है जो उस काम के लिए स्पेशलाइज हो, बेहतर हो, एक्सपीरियंस हो, ताकि वो काम के रिजल्ट्स को बेहतर ला सके। Example, in a mobile phone company, tasks are divided into designing, assembling, marketing and customer service. तो एक मोबाइल फोन कंपनी में अलग अलग काम डिसाइड होते हैं, अलग अलग टास्क दिए जाते हैं अलग अलग लोगों को, ताकि हर कोई अपना काम बेहतर करके प्रॉपर एंड रिजल्ट्स अच्छे ला सके, जैसे डिजाइनिंग, असेंबलिंग ऑफ द प्रोडक्ट, मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड कस्टमर सर्विसेज मेंटेन करना। फिर आता है हमारे पास डिपार्टमेंटलाइजेशन, ग्रुपिंग सिमिलर टास्क इनटू डिपार्टमेंट्स। यहाँ पर क्या फोकस कर रहे हैं हम कि सिमिलर टास्क जिसके भी होंगे उनको हम प्रॉपर्ली एक डिपार्टमेंट में बांट देंगे। जहाँ पर मार्केटिंग की बात आएगी तो मार्केटिंग के अलग अलग स्टेजेस होंगे, कहीं सेल्स होगा, कहीं सेल्स प्रमोशन होगा, कहीं एडवर्टिजमेंट होगा, कहीं प्लानर होगा। तो ये सारे को हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में डाल देंगे। तो जो छोटे छोटे टास्क एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक ही फील्ड में जा रहे हैं, उन्हें हम डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। कैन बी बेस्ड ऑन फंक्शंस, एचआर, फाइनेंस, प्रोडक्ट्स और ज्योग्राफी। ठीक है, तो अलग अलग फंक्शंस के बेसिस पे भी हमारा डिवीजन हो सकता है डिपार्टमेंट्स का, और उसी के हिसाब से हम आगे काम कर सकते हैं। एग्जांपल, सैमसंग हैज डिफरेंट डिविजन्स फॉर स्मार्टफोन्स, होम अप्लायंसेस एंड टेलीविजन। ये अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस हैं सैमसंग की, तो उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं और उसी के लिए वो काम करते हैं, जो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं बट एक दूसरे के पास जाकर या एक दूसरे के लिए काम नहीं करते। फिर आता है हमारे पास असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनिंग टास्क टू स्पेसिफिक एम्प्लॉइज। असाइनिंग टास्क टू स्पेसिफिक एम्प्लॉइज ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि हम एम्प्लॉइज के पोटेंशियल को जानते हैं, एक्सपर्टीज को जानते हैं, एक्सपीरियंस को जानते हैं, उसी के हिसाब से हम उन्हें पर्टिकुलर टास्क देते हैं ताकि वो टास्क में अच्छे परफॉर्मेंस कर पाए। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बेस्ड ऑन स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। राइट पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है राइट जॉब के लिए, ताकि वो काम बेहतरी से किया जा सके। एग्जाम्पल, अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इज असाइंड प्रोग्रामिंग वर्क नॉट अकाउंटिंग टास्क। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हम हमेशा क्या देंगे, अकाउंटिंग वर्क देंगे। एक अकाउंटेंट को हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को हम हमेशा प्रोग्रामिंग वर्क देंगे एंड एक अकाउंटेंट को हम हमेशा अकाउंटिंग वर्क देंगे। अगर दोनों के काम हम चेंज कर देंगे, वाइस वर्सा कर देंगे, तो वो दोनों उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना उनके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है या एक्सपर्टीज है। फोर्थ, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। यहाँ पर हम एस्टैब्लिश करते हैं रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स को, कि जो आप काम कर रहे हैं वो आपके डेजिग्नेटिव अथॉरिटी के पास आपको जाकर रिपोर्ट करना है कि वो काम कैसे हो रहा है, उस काम के लिए आप क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं। क्रिएटिंग अ चेन ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड क्रिएट किया जाता है, जहाँ पर फोकस किया जाता है कि जो भी कमांड हमें मिल रहा है उसके हिसाब से हम काम कर सकें। Who reports to whom and who supervises whom is clearly defined. यहाँ पर डिफाइन किया जाता है कि कौन सा पर्सन किसके पास रिपोर्टिंग करेगा एंड कौन सा पर्सन कैसे काम करेगा, ये क्लियरली डिफाइंड होता है। तो उसी सेट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शंस को आपको फॉलो करना है, उसी के हिसाब से आपको आपका प्रोसीजरल वर्क करते रहना है। एग्जाम्पल, अ टीम लीडर रिपोर्ट्स टू द प्रोजेक्ट मैनेजर हु इन टर्न रिपोर्ट्स टू द डिपार्टमेंट हेड। तो एक टीम लीडर का काम है कि उनका काम होने के बाद उन्हें अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को रिपोर्ट करना है, एंड वही प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होने के बाद वो अपने डिपार्टमेंटल हेड को रिपोर्ट करेंगे। तो ये जो हायरार्की है ये मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होता है। फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब अगर आपका किसी चीज में स्पेशलाइजेशन है तो उसके बेनिफिट्स आप कैसे ले सकते हैं। डिवाइडिंग वर्क लीड्स टू एक्सपर्टाइज एंड एफिशिएंसी। जब एक्सपर्टाइज पर्सन को उन्हीं का फील्ड का काम दिया जाएगा तो बेसिकली एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, उस काम की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी एंड वो अच्छा काम हो पाएगा। क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप्स, जब आप काम करते रहेंगे, अगर आप क्लैरिटी मेंटेन करते हैं, सारी चीजें प्रॉपर क्लियर रखते हैं, तो आपका रिलेशनशिप जो है वो और एनहांस होता है और बेहतर होता है। कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाते हैं रिगार्डिंग अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, जिसकी जो अथॉरिटी है वो फॉलो करेंगे एंड जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उसे पूरी करेंगे। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उन चीजों से आउटकम्स निकाल सकते हैं एंड वेस्टेजेस को मिनिमाइज या मिनिमल कर सकते हैं। अवॉइड्स डुप्लीकेशन एंड वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड मटेरियल्स, कोई भी डुप्लीकेशन काम नहीं होगा एंड कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट नहीं किए जाएंगे। तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कैन बिकम इजियर। ठीक है,
जहाँ पर ये सारे रिलेशनशिप्स प्रॉपर मेंटेन हो जाएंगे, थॉट्स एंड प्रोसेसेस की क्लैरिटी होगी, तो जो भी कोर्स ऑफ एक्शंस होंगे वो बेहतर हो जाएंगे, इजियर हो जाएंगे। Adaptation to change. A well-organized structure can adapt to business environment changes smoothly. अगर एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस सी चीज है कि भाई जब वो काम करेंगे उस स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करेंगे, कोर्स ऑफ एक्शंस फॉलो करेंगे, तो जो परफॉर्मेंसेस होंगी, आउटकम्स होंगे वो ज्यादा बेहतर होंगे और वो स्मूथली रन करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर डेलीगेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। यहाँ पर पर्सनालिटी का भी डेवलपमेंट होता है, लोगों का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लोग समझ पाते हैं कि उनको कैसा काम करना है, किसके साथ काम करना है, एंड सही कोर्स ऑफ एक्शंस को फॉलो करके वो अपने डिजायर्ड आउटकम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, an organizational structure shows how activities are divided, grouped and coordinated. There are two main types. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमें हेल्प करता है कि एक्टिविटीज कैसे डिवाइड हुई हैं, कैसे ग्रुप हो रही हैं और कैसे कोऑर्डिनेट की जा रही हैं, इन सारी चीजों को जानने और समझने में। दो मेन टाइप के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। पहला है हमारे पास फंक्शनल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन फंक्शन सच एज प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस। अलग अलग डिपार्टमेंट के फंक्शंस के बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, तो ये फंक्शनल स्ट्रक्चर में आ जाता है। सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन विद स्टेबल एनवायरनमेंट। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ऐसे डिपार्टमेंटल वर्क, फंक्शनल वर्क करना इजियर हो जाता है, एंड वहां पर ही ये स्टेबल एनवायरनमेंट कॉज करने में या बनाने में भी हमें हेल्प करता है। एग्जाम्पल, हॉस्पिटल में हैव डिपार्टमेंट्स लाइक सर्जरी, पीडियाट्रिक्स एंड रेडियोलॉजी। तो एक हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जिसके वजह से काम जो है वो स्मूथली परफॉर्म किया जा सके, कोऑर्डिनेट किया जा सके एंड प्रॉपर रिपोर्टिंग हर डिपार्टमेंट की डिपार्टमेंटल हेड्स को हो सके। एडवांटेजेस, स्पेशलाइजेशन, क्लैरिटी इन रोल्स, बेटर कोऑर्डिनेशन विद द डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी डिपार्टमेंट्स बनेंगी वो स्पेसिफिक होंगी, स्पेशलाइज्ड होंगी, क्लैरिटी होगी वहाँ के लोगों की, उनके रोल्स की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अथॉरिटीज की। बेटर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा उन सारे डिपार्टमेंट्स में ताकि ओवरऑल स्मूथ फंक्शनिंग हो सके। डिसएडवांटेजेस, पुअर इंटरडिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है, पुअर हो सकता है। अगर दो डिपार्टमेंट्स में क्लैशेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है, तो वहां पर प्रॉब्लम्स ओवरऑल कॉज हो सकती हैं। लिमिटेड ग्रोथ बियॉन्ड द डिपार्टमेंट। अब लोगों के पर्सनल ग्रोथ के लिए लिमिटेशंस हो जाती है, बिकॉज वो अपने डिपार्टमेंट्स के बाहर काम नहीं कर सकते, अपने डिपार्टमेंट्स के लिए ही काम करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट में इश्यूज आ सकते हैं, लिमिटेड स्कोप हो सकता है। फिर आता है डिविजनल स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइंस, ज्योग्राफी और कस्टमर्स। अब यहाँ पर जो डिवीजन किया जा रहा है वो डिपार्टमेंट्स के बेसिस पर नहीं किया जा रहा है, वो प्रोडक्ट लाइन के बेसिस पर, ज्योग्राफिकल एरियाज के बेसिस पर या कस्टमर्स के बेसिस पर, मार्केट्स के बेसिस पर किया जा रहा है। सुटेबल फॉर लार्ज कंपनीज विद डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स। अब ये किन कंपनीज के लिए सुटेबल होता है, जिन कंपनीज के पास बहुत ही ज्यादा प्रोडक्ट लाइंस होती है, अलग अलग वेरिएशंस की, अलग अलग फॉर्म्स की। तो ये प्रोडक्ट्स अलग अलग मार्केट में किस एक्सटेंट पर बिकते हैं, किस एक्सटेंट पर चलते हैं, वो डिसाइड किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, आईटीसी हैज डिविजन्स लाइक एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, होटल्स, एग्री बिजनेसेस एक्सेट्रा। तो आईटीसी का एग्जांपल लिया गया है इंडियन टोबैको कंपनी का, कि उनके पास अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जो एफएमसीजी फॉर्म में भी आते हैं, एफएमसीजी कैटेगरीज में आते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में। कुछ प्रोडक्ट्स उनके होटल रिलेटेड भी हैं एंड कुछ प्रोडक्ट्स उनके एग्री बेस्ड रिलेटेड भी हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी हैं। इस बेसिक स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस क्या होते हैं, फोकसेस ऑन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। यहाँ पर फोकस स्पेसिफिक प्रोडक्ट या मार्केट पे किया जाता है ताकि आपका कस्टमर रिटेंशन ज्यादा से ज्यादा मेंटेन कर सके। अकाउंटेबिलिटी इज क्लियर, अकाउंटेबिलिटी क्लियर होती है किस प्रोडक्ट लाइन का, किस ज्योग्राफिकल लोकेशन का, किस मार्केट का, कैसे हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहा है, वो सारी चीजें हमारे सामने क्लियर होती है। क्विक डिसीजन मेकिंग होता है यहाँ पर, क्योंकि आपका फोकस जो है वो पर्टिकुलरली एक ही सेगमेंट पर या एक ही फील्ड पर होता है। फिर आता है डिसएडवांटेजेस, कॉस्टली है, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो सकती है, लोगों के कामों में प्रॉब्लम आ सकता है, दो लोग एक साथ भी वो एक ही काम कर रहे हो सकते हैं। फिर आता है कैन लीड टू राइवलरी बिटवीन डिविजन्स, राइवलरी भी हो सकती है डिविजन्स के बीच में। क्यों हो सकता है कि भाई जब लोग साथ में परफॉर्म कर रहे हो तो उनके बीच में अलग अलग डिसीजन मेकिंग या अपॉर्चुनिटीज के लिए प्रॉब्लम्स कॉज एक ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती है। फिर आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड बाय द कंपनीज हायरार्की, ऑफिशियल रिलेशनशिप एंड जॉब रोल्स, फॉलोज रूल्स एंड प्रोसीजर्स। तो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है उनका मेन
स्ट्रक्चर ये होता है कि कंपनी की हायरार्की वेल डिफाइंड होगी, ऑफिशियल रिलेशनशिप एंड जॉब रोल्स आपके वेल डिफाइंड होंगे, आपको पता होगा कि आपका काम क्या है और आपको कितना काम करना है। फॉलोज रूल्स एंड प्रोसीजर्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे उसी को वो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इन अ बैंक और गवर्नमेंट ऑफिस। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ इन अ बैंक और गवर्नमेंट ऑफिस इज फिक्स, ठीक है। आप कहीं से भी हैं, आप अगर वहाँ काम कर रहे हैं तो वो सेट प्रिंसिपल्स एंड वो सेट प्रोसीजर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे एंड उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। मेरिट्स हैं, क्लैरिटी इन रूल्स, रूल्स की क्लैरिटी होती है, जॉब रूल्स की क्लैरिटी होती है, तो हमें पता होता है कि हमारा काम क्या है और हमें कहाँ तक क्या काम करना है। सिस्टमैटिक फंक्शनिंग, फंक्शनिंग भी क्या हो जाती है, सिस्टमैटिक हो जाती है, प्रॉपर हो जाती है, टाइमली हो जाती है, रेगुलर हो जाती है। डीमेरिट्स, रिजिड एंड स्लो टू अडॉप्ट। रिजिड एंड स्लो टू अडॉप्ट इसीलिए होता है क्योंकि वहां पर हर चीजें फिक्स होती हैं एंड फिक्स चीजों को फॉलो करना ही वहां का रूल होता है। फिर आता है हमारे पास इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अराइजेस आउट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस कैसे अराइज किए जाते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन, सोशली लोगों को मिलना, ये रिलीजियस बेस्ड भी हो सकते हैं, कम्युनल बेस्ड भी हो सकते हैं। नो फॉर्मल स्ट्रक्चर, इनका कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनिंग कोई हायरार्की बेस पर नहीं करते, मोस्टली नहीं करते। बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप्स एंड कॉमन इंटरेस्ट। अब ये बनाए कैसे जाते हैं, तो या तो लोगों की दोस्ती के कारण या तो लोगों के कुछ कॉमन कम्युनल एंड सोसाइटल इंटरेस्ट के कारण। एग्जाम्पल्स, एम्प्लॉइज फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर्मिंग क्रिकेट टीम। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग मिलकर क्रिकेट टीम बना रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है हमारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। मेरिट्स में फास्टर कम्युनिकेशन होता है, सोशल सेटिस्फैक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हो जाते हैं बिकॉज हमारे इंटरेस्ट जो है वो कॉमन होते हैं एंड सोशली एक सोसाइटी में सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन डेवलप होता है। डीमेरिट्स, कैन स्प्रेड रूमर्स, रूमर्स इजीली स्प्रेड हो सकते हैं एंड मे रेजिस्ट चेंज, चेंजेस भी यहाँ पर आ सकते हैं। Delegation of authority. Delegation means sharing authority and responsibility with subordinate while retaining accountability. तो delegation में basically यही है कि हम अपने authorities and responsibilities को क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, डेलीगेट कर रहे हैं, ताकि हमारा काम का जो प्रोसेस है वो क्या हो जाए, इजी हो जाए, एंड अकाउंटेबिलिटी को भी हम लोग रिटेन कर रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड मेक डिसीजंस। तो अथॉरिटी का मतलब ही होता है कि आपके पास राइट्स आ जाते हैं कि आप ऑर्डर दे सकते हैं, प्रॉपर डिसीजंस टाइमली ले सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म द टास्क, जहां पर जिम्मेदारी आ जाती है कि आपको वो टास्क को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल फॉर द आउटकम, जो भी आउटकम आएगा वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका जवाबदार आप होंगे एंड वो आपको फेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अ मैनेजर डेलीगेटिंग द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ रिपोर्ट टू अ जूनियर एम्प्लॉय। तो यहाँ पर क्या है कि वो डेलीगेट कर रहे हैं टास्क, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, मैनेजर के पास अथॉरिटी है, राइट टू गिव द डिसीजन या ऑर्डर, तो वो ऑर्डर दे रहे हैं अपने जूनियर एम्प्लॉय को कि आपको ये करना है एंड जो भी रिपोर्ट बनेगा उसके अकाउंटेबल आप ही होंगे बिकॉज उससे आप प्रिपेयर करते हैं। इंपॉर्टेंस, रिड्यूसेस मैनेजर्स वर्कलोड, मैनेजर का वर्कलोड ये कम करता है बिकॉज वो अपने काम को डेलीगेट कर रहे हैं। डेवलप सबऑर्डिनेट्स, सबऑर्डिनेट्स को भी मौका मिलता है नई चीजों को जानने का, समझने का और उस पर काम करने का। क्विक डिसीजंस होते हैं जहां पर जो सिचुएशंस आ जाए, अगर मैनेजर वहां पर मौजूद नहीं है तो आप भी डिसीजन ले सकते हैं। इफेक्टिव मैनेजमेंट, मैनेजमेंट और इफेक्टिव एंड एफिशिएंट हो जाता है बिकॉज लोगों को काम पता होता है, लोग वो काम कर चुके होते हैं और उन्हीं के एक्सपीरियंस के बेसिस पर वो काम आगे और बेहतर हो जाता है। फिर आता है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिंग डिसीजन मेकिंग पावर टू लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि अपने डिसीजन मेकिंग पावर्स ही हम लोगों पे बांट दे रहे हैं लोअर मैनेजमेंट में, ताकि चीजों को वो माइक्रो मैनेज कर सके एंड वो उन सिचुएशंस पर खुद ही डिसीजन लेकर काम कर सके। डिफरेंस है, डिफरेंसेस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। स्कोप, डेलीगेशन का स्कोप लिमिटेड होता है बिकॉज वहां पर आपका टास्क एंड काम वेल डिफाइंड होता है। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में वो वाइडर होता है, वहां पर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आपके पास होती है, तो इसलिए आप बेहतर तरीके से सोच सकते हैं कि आपके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, आप जिस कोर्स ऑफ एक्शंस को अपनाएंगे। फिर आता है हमारे पास नेचर। इंडिविजुअल लेवल पर डेलीगेशन की जो प्रोसेस होती है वो इंडिविजुअल लेवल पर ही होती है, लोगों को इंडिविजुअली ही काम दिया जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं, परफॉर्म करते हैं। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल। यहाँ पर कंट्रोल किसके पास है, सुपीरियर कीप्स द कंट्रोल। तो यहाँ पर जो अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है उन्हीं के पास कंट्रोल होगा,
बट डिसेंट्रलाइजेशन में कंट्रोल इज स्प्रेड आउट, जहाँ पर हर पर्सन के पास खुद का कंट्रोल होता है, बिकॉज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके पास होती है. फॉर एन एग्जाम्पल, इन अ लार्ज चेन like McDonald's, regional managers are given the freedom to make local decision based on customer preferences. तो एक मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल लिया गया है कि मैकडोनल्ड्स में रीजनल मैनेजर्स के पास वो अथॉरिटी होती है कि उस पर्टिकुलर रीजन में वो कौन से प्रोडक्ट्स को ला सकते हैं कस्टमर्स के बेसिस पर एंड कस्टमर के प्रेफरेंसेस पर, ताकि वो सेल्स एनहांस कर सके. इसका इंपॉर्टेंस है, रिड्यूसेस बर्डन ऑन द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट पे क्या करता है, ये बर्डन रिड्यूस कर देता है. यहाँ पर लोगों के खुद के पास अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो खुद अकाउंटेबल होते हैं, तो वो अपना परफॉर्मेंस को और एनहांस कर पाते हैं. फास्टर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो जाता है. जो टाइम की प्रोसेस होता था, जो पहले मिडिल लेवल मैनेजमेंट और उसके बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट पर तक पहुंचता था, डायरेक्ट अथॉरिटी लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास आ जाती है कि वो उसी टाइम पर डिसीजन ले सके. एनकरेजेस इनोवेशन, इनोवेशन को एनकरेज करते हैं, तो इससे ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बेटर कंट्रोल एंड सुपरविजन, कंट्रोल एंड सुपरविजन भी बेहतर हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोगों के पास है, लोग ज्यादा मैच्योरली एक्ट करते हैं. कंफ्यूजन, organizing is a vital function that helps convert plans into actions through a clear structure and proper distribution of roles and responsibilities. तो organization एक बहुत ही important function है जो convert कर रहा है plan को actions में through a clear structure. एक clear structure बनाकर जहाँ पर proper distribution किया जा रहा है किसका, roles and responsibilities का. It supports efficiency, growth and adaptability, making it essential for any organization success. तो यहाँ पर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर काम किया जाता है, एडेप्टेबिलिटी पर काम किया जाता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर हम परफॉर्मेंस के थ्रू आउटकम्स गेन कर सके. आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा. इसके प्रीवियस चैप्टर्स भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल. हम आप तक रीच करते रहेंगे आपके लिए और इसी वे में ये वीडियोस बनाते रहेंगे, आपके इस लर्निंग जर्नी को और भी ज़्यादा बेहतर और इजियर आपके लिए बनाएंगे. अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें. थैंक यू.